Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज आप लोग के समक्ष एनटीपीसी का सेट नंबर 16 लेकर आया हूँ। इससे पहले 15 सेट तक आप लोग के लिए करा दिया गया है। ये आपका 16 सेट है। जो भी लोग जो हमसे जुड़े होंगे, पहले दिन से जुड़े होंगे, तो उन्होंने इससे पहले 15 सेट देख रखे होंगे और उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स इस सेट के माध्यम से पता चल गया होगा। क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं एनटीपीसी का, प्रीवियस ईयर का, और इससे जो भी आपका और भी फैक्ट्स हो रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग इस एनटीपीसी के सीरीज़ के माध्यम से जान रहे होंगे। तो ये सेट जो है वो 12/4/2016 का है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले जो मेरा फॉर्मेलिटीज़ है वो थोड़ा मैं कर देता हूँ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन का जो साइन है ना, उसको भी टैप कर ले। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी नया वीडियोज़ आएंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप लोग सारे वीडियो से अवगत हो जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खसरा किसकी वजह से होती है? जो खसरा का बीमारी है वो किसके वजह से होती है? तो इसमें मैं थोड़ा गलती कर देता हूँ। जो भी होता है, मैं ऑप्शंस बनाने में थोड़ा सा गलती कर देता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा खुद से इम्प्रूव कर लिया हूँ। अभी जो खसरा का जो बीमारी है वो वायरस के कारण होता है, और खसरा जो है एक संक्रामक बीमारी है जो कि खसरा विषाणु के द्वारा फैलती है। इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसमें बुखार आते हैं, कफ होगा, मतलब जो तो आपको खांसी का होगा, गर्म आंखें होना शामिल इसमें होगा, मतलब आँख जो है वो गर्म फील करोगे। शुरुआत के 2-3 दिन बाद शरीर पर सफ़ेद चकत्ते भी पड़ने लगते हैं। तो ये खसरा का बीमारी है जो कि आपके वायरस के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, इस पर ध्यान देना, सत्य नहीं है। तो इसमें जो भी ऑप्शन है तो उसको देख लेते हैं। हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सही है, सदाबहार होती हैं। प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं, मतलब जो भी प्रायद्वीपीय नदी होते हैं वो मौसमी होते हैं, मतलब उनमें पानी जो होता है वो मौसम के अकॉर्डिंग आता है। कभी कम पानी हो, कभी ज़्यादा पानी, तो वो मौसम के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद प्रायद्वीप नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। जब मौसमी नदी होगा, जब मौसम के अकॉर्डिंग उसमें पानी होगा तो पानी आएगा, तो फिर ऑब्वियस है कि मतलब आपका पानी कम होगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि हिमालय नदियाँ बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो डेल्टा गठन करता है ना छोटा छोटा, वो प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब ये डेल्टा गठन करता है, हिमालय नदियाँ नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मतलब ये इस अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, समझे? हिमालय नदियाँ जो होते हैं वो छोटे छोटे डेल्टा का गठन नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति निम्न में किस भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक थे? तो ये जो विद्यापति जी हैं, जो कि आपके बिहार राज्य के निवासी थे, ठीक है, और ये मैथिली के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, ठीक है। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि और एक संस्कृत भाषा के लेखक थे। उनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के मधुबनी में एक विस्फी नाम का ग्राम था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये विद्यापति जी के बारे में था, जो कि एक मैथिली कवि और लेखक हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो जो जेलेपला और नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है। पहले जेलेपला का हम देख लेते हैं। तो जेलेपला दर्रा जो है उसका ऊंचाई 4267 मीटर है, ठीक है, 4267 मीटर है। यह जो है वो पूर्वी सिक्किम और तिब्बत के बीच में स्थित है। सिक्किम के पूर्व में और तिब्बत के बीच में स्थित है, और यह लहासा से भारत को रास्ता जोड़ता है। जो लहासा का जो पार्ट है ना, और उसे भारत, ये दोनों के पार्ट को ये जोड़ता है। उसका नाथुला दर्रा क्या है? तो नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है, और यह पुराने सिल्क रूट का एक हिस्सा था। ये जेलेपला दर्रा था और नाथुला दर्रा था, जो कि आपके सिक्किम में है। तो ये इससे जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो मैं आपको दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोगी दवाओं के आविष्कारक को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? तो ये जो क्वेश्चन था वो 2016 के एनटीपीसी एग्जाम के लिहाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस आविष्कारक को 2015 में मलेरिया के औषधि के रिसर्च के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन इसमें एक और भी क्वेश्चन है
कि जो ये जो मलेरिया रोगी दवा है वो किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको मैं इसलिए यहाँ पे दिया हूँ। ये जो दवा है वो आर्टिमिसिनिन यानी अजमाइन से अजमाइन के पौधे से निकाली जाती है। यह जो अजमाइन है, ये अजमाइन और प्लाज्मोडियम फॉक्सीपेरम जो कि मलेरिया का एक अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। और इसकी खोज जो है वो यूयू ने किए थे। यूयू, नॉट यूयू हनी सिंह, ये है यूयू जो कि एक चीनी वैज्ञानिक है और जिन्हें इस कार्य के लिए 2015 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अजमैन एनुआ पौधे से निकाली जाती है। अब सबको पता होगा जो अजमाइन है वो अजमाइन एनुआ पौधे से निकाली जाती है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन जो कि आपका मलेरिया रोगी दवाओं के बारे में था, जिसका खोज यूयू ने किए थे, इसीलिए इनको 2015 में मतलब नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये आर्टिमिसिनिन से निकलता है। ठीक है, ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 में शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? जो वो अखबार स्टार्ट किया गया था 30 मई 1826 में, उसी दिन से इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो वो अखबार स्टार्ट किया गया था उस अखबार का नाम क्या है, वो क्वेश्चन है। तो इस अखबार का नाम उदंत मार्तंड है। ठीक है, क्या नाम है? उदंत मार्तंड, जो कि भारत का पहला अखबार था, जो आपका 30 मई 1826 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो किया गया था वो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और यह एक साप्ताहिक अखबार था जो कि मंगलवार को प्रकाशित होता था एवं इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने प्रकाशित किया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने प्रकाशित किया था। कब होता था? हर मंगलवार को मंगलवार होता था। और यह एक साप्ताहिक पुरस्कार था। कहाँ से हुआ था प्रकाशित? कलकत्ता से। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपका 6 क्वेश्चन से रिलेटेड था, संबंधित था, जो कि मैं आपका डिस्कस कर दिया हूं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट का जो एक की होता है, एक इंटर का की होता है। अगर जो आप ये दोनों की को एक साथ दबाओगे तो जो भी आप सेलेक्ट किए रहोगे उसके बारे में पूरे प्रॉपर्टी को आपको ये बताएगा। प्रॉपर्टी मतलब क्या? आपका घर का प्रॉपर्टी नहीं, आपका जमीन का प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हो, जो भी चीज़ आप लिखे हुए हो, कितना वो एमबी का है, कितना क्या है, उससे अल्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हुए जो भी चयनित आइटम है उसके बारे में विशेषता पता करता है। समझे? जो भी आप कुछ सेलेक्ट किए हो तो उसके बारे में वो कितना एमबी है, उसमें क्या जेपीजी है या फिर आपका टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, वो सारा कुछ उसके बारे में आपको प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा के मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो इनका नाम उपमन्यु हजारिका जी थे, जो कि भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे के एक सदस्यीय आयोग का अध्यक्षता किए थे। ये आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये आपका आयोग का गठन किया गया था। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी बॉर्डर का इशू था उसके बारे में जो भी निपटारा पाना था उसके बारे में ये अध्यक्षता किए थे, उसके बारे में ये मॉनिटाइज किए थे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? यहाँ पे 2 बार थोड़ा सा एक ही चीज दिखा गया। क्वेश्चन है कि आपका आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो ये जो होता है वो आपके दिल में होता है। आंतरिक जो भी गति का निर्धारक होता है, जो भी आपका हार्ट बीट होता है, वो आपके दिल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो भी मनुष्य का दिल है उससे ये संबंधित है, आपका आंतरिक गति का निर्धारक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, जिससे एक कंप्यूटर द्वारा छापे और लिखे गए कैरेक्टर्स की पहचान करने की पद्धति है। जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है उससे क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी छापे जाते हैं कैरेक्टर और जो भी आपको लिखे जाते हैं उसके पहचान करने की यह एक पद्धति है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। और यह फोटो स्कैनिंग भी कार्य करता है, इससे फोटो का स्कैनिंग का भी कार्य होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के बारे में था, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन है, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी में पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह कहाँ स्थित है? जो ये चित्रकूट झरना है वो कहाँ स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि इंद्रावती नदी में पड़ती है। यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बस्तर जिला में अवस्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। यह सबसे चौड़ा झरना है, इसीलिए इसे भारत का
नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। चलिए आप लोग ये बताइए कि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट खेले। पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मतलब खेले मतलब क्या, मतलब जो डे एंड नाइट मैच हुआ जो कि आपका एडिलेड के ओवल में हुआ, और ये किस किस दो देश के बीच में हुआ, कौन कौन से दो देश खेला, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो टीम खेला, और इस मैच में पिंक बॉल से मैच हुआ था। मतलब जो भी गेम होता है तो आपका वाइट और रेड बॉल से होता है, लेकिन ये जो डे नाइट मैच हुआ था उसमें अच्छी तरीके से विजुअल होने के लिए आपका पिंक बॉल का यूज़ किया गया था, और पिंक बॉल से ये गेम हुआ था, और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन जो कि डे नाइट से मतलब मैच के संबंधित इस क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जो ये किसी का भी जो त्वचा होता है, जो स्किन होता है वो सांवली हो जाती है, मतलब थोड़ा सा काला पड़ने लगता है, वो किस कारण से होता है। तो ये मेलेनिन के कारण होता है। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं कि हमारा त्वचा गोरा दिखे, हम गोरे दिखे, तो वो धूप में मत निकलिए, तो उनका गोरा दिखेगा। हालांकि धूप में निकलने का भी फायदा है, धूप से विटामिन डी मिलता है, तो थोड़ा निकला भी करें और विटामिन डी भी लिया करें। तो ये नहीं कि अपने आप को गोरे दिखाने के लिए अपने हेल्थ को प्रभावित कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेलेनिन की वजह से ही मानव त्वचा और बाल और आँख में रंग होता है। काले रंग के लोग ज़्यादा मेलेनिन पाया जाता है, जो भी लोग काले होते हैं उनमें मेलेनिन की मात्रा काफ़ी होता है। जो भी अफ्रीकन कंट्री में होते हैं, जो भी वेस्ट इंडीज आइसलैंड के आसपास में होते हैं, तो उन लोग में मेलेनिन का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, और सूर्य के संपर्क में आते ही हमारा त्वचा मेलेनिन की वजह से सांवली हो जाती है। ये था आपका 13 क्वेश्चन जो कि मेलेनिन के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर मात्रा नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर जो आप लोग नहीं पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में भी आपका नहीं ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम में काफ़ी कंसियस रहिएगा और ध्यान से हर क्वेश्चन का एक पहलू को अच्छी तरीके से देखिएगा, ताकि गलती करने का चांसेस बहुत कम हो जाए और आपको अच्छी तरीके से कोई भी 2 मार्क्स आराम से मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को आराम से केयरफुली देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो आप लोग 9th 10th में वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर क्वांटिटी पढ़े होंगे, स्केलर क्वांटिटी पढ़े होंगे, वेक्टर राशि और मतलब आपका सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होता है, पहले ये लोग के बारे में देख लेते हैं। तो सदिश राशि वो राशि होता है, वो मतलब भौतिक राशि का वो मतलब मात्रक होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे आपका हो गया वेग, मतलब वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, या मोमेंटम हो गया, ये सब सदिश राशि के बारे में। अब अदिश राशि क्या होता है, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे हो गया चाल हो गया, मतलब आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, द्रव्यमान वेट हो गया, तो ये सब क्या है, वॉल्यूम हो गया, तो ये सब क्या है, आपका अदिश राशि है। तो इसमें क्या वेक्टर मात्रा नहीं है। तो जो विद्युत प्रवाह है वो वेक्टर मात्रा नहीं है। गति और आवेग यानी इम्पल्स आपका जो भी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन यानी मोमेंटम वो भी हो गया। बल का गुरुत्व यानी जो बल हो गया तो वही तो आ गया आपका वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था जो कि वेक्टर और स्केलर के बारे में था, जो कि मैं थोड़ा डिस्कस कर दिया हूँ। और आप लोग पहले से जानते होंगे, समझदार लोग हैं भाई, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, मेरे से अच्छा जानते होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो इनका नाम एंटोनी लुआजियर था, जो कि आधुनिक रसायन का जनक के रूप में जाना जाता है। यह जो थे एक फ्रांसीसी नोबेलमैन और 18वीं शताब्दी के रसायन क्रांति के उद्भेता माने जाते हैं। उनका प्रभाव रसायन और जीव विज्ञान में दोनों में दिखा है, इसलिए इन्हें आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये था आपका एंटोनियो लैवोजियर के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और ये कब समाप्त हुई। तो क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ, नो मतलब इसके इसलिए नहीं कि वो आपका 2012 और 2008 से संबंधित है। उस समय के लिए करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया कि 2008 से कब तक इसका समाप्त हुआ, ये सब कभी नहीं पूछेगा। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में ये फैक्ट्स को मैं दिया हूँ। तो ये जो आपका स्टार्टिंग हुआ था 2008 में स्टार्टिंग हुआ था और 2012 में ये समाप्त हुआ था।
तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में जानना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर की गई थी। जो भी जलवायु को कैसे रखना, कैसे सेफ रखना है, इसके लिए किया गया था। इस प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता 2008 से प्रारंभ होकर आपका 2012 में खत्म हुई थी। तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। आप लोग को इसके बारे में फैक्ट्स मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो ये तीर अंदाजी से संबंधित है, जो कि 2014 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन उस समय के लिहाज से 2016 के एनटीपीसी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट था। अभिषेक वर्मा जी किस गेम से संबंधित है? ये तीर अंदाजी से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था उसके पहले कोई और संस्था था और उसी संस्था के नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रख दिया गया था। तो वो संस्था का नाम था मुहम्मदन शैक्षणिक कॉन्फ्रेंस, जिसका इस्टेब्लिश 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। और जो ये आपका मुहम्मदन शैक्षणिक कॉन्फ्रेंस था वह राजनीतिक चर्चा प्रतिबंध था। उस पार्टी में राजनीतिक चर्चा प्रतिबंध था। उसके बाद क्या हुआ कि 1906 में यही संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजनीतिक पार्टी बन गई। तो ये था आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ के स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया था। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आपका अशोक स्तंभ के बारे में। तो भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया था। मैं पहले बता चुका हूं। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 एशियाई सिंहों की आकृति बनी हुई है। उसके बाद जो आकृति है सिंह का, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम कर बैठे हैं। इसके नीचे अन्य जानवर का भी चित्र बना हुआ है और उस जो और जानवर है उसका नाम आप लोग को कमेंट में लिखना है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रखा हूं पहले। मैं आपका सेट नंबर आई थिंक 14 में मैं बता चुका हूं कि कौन कौन जानवर और अन्य जानवर है आपका स्तंभ में। तो उसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था? ठीक है, जो बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला कुत्ता का नाम क्या था? इस कुत्ता का नाम लाइका था। और ये लाइका कहाँ का था? ये लाइका जो था वो आपका सोवियत अंतरिक्ष का कुत्ता था। सोवियत संघ का ये कुत्ता था। ठीक है, ये था आपका बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला कुत्ता जिसका नाम लाइका था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ नहीं को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? तो ये थाइमोसिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि स्रावित ना होकर थाइमस ग्रंथि से निकलता है। यह जो है वो टी सेल उत्तेजित करता है। टी सेल इसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ये था आपका थाइमोसिन हार्मोन के बारे में, जो कि थाइमस ग्रंथि से निकलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो जो पसीने वाला जो ग्रंथि, जो जहां पसीना जलता है, वो ग्रंथि आपका कहां होता है? त्वचा में मौजूद होता है। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज्यादा जानना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामित किया जाता है? तो कुल 12 सदस्यों का नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है कि भारत राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, जो कि और इसमें 2 एंग्लो इंडियन किया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन, जो कि आर्टिकल 331 के थ्रू कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका 12 लोग होंगे उनका भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा। क्यों 12 लोग को किया जाएगा? तो ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी या अनुभवी होंगे। अब राष्ट्रपति का बात है तो और भी कुछ फैक्ट देखते हैं राष्ट्रपति से। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति होगा जो भारत का राज प्रमुख, प्रथम नागरिक एवं संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। एवं राष्ट्रपति बनने का मिनिमम एज 35 वर्ष है, आप लोग सबको पता होगा। ठीक है, 2 इसमें आर्टिकल था आपका, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 331। आर्टिकल 80 में 12 जो आदमी को मनोनयन किया जाएगा और जो 2 एंग्लो इंडियन को किया जाएगा वो आर्टिकल 331 में है। तो ये दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आप लोग सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर है। www.com जो आप लोग यूज करते हैं ना, वो सबसे पुराना
वेब ब्राउजर है जिसमें एक सूचना अंतरिक्ष है जहां डॉक्यूमेंट और वेब स्रोतों की जानकारी मिलती है। ये था आपका 25 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओसामा बिन लादेन को 2011 में किस देश में मार दिया गया था? तो ये आप लोग सबको पता होगा ओसामा बिन लादेन के बारे में। ओसामा बिन लादेन कितना नेक आदमी थे, सॉरी मतलब नेक मतलब मैं बोल रहा हूँ नेक, आपको सबको पता होगा कितने अच्छे आदमी थे और कितने बुरे आदमी थे, वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया। तो इनको पाकिस्तान में मार दिया गया था और पाकिस्तान के एबटाबाद में यूएसए के सेना के द्वारा मारा गया था, ठीक है, जो कि एक स्पेशल मिशन इनके लिए स्टार्ट किया था मारने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बार ये पुलिस लोग को झांसा दे के निकल गए थे, तो इन्हें पाकिस्तान में मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जैव उपग्रह कहा जाता है जो कि अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। तो उनका नाम ज्ञानी जेल सिंह था, जो कि 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। अब ये बीटो क्या होता है इसके बारे में जानना है। बीटो आखिर होता क्या है? तो बीटो का मतलब होता है अपने फैसले को सबसे ऊपर रखना या किसी के फैसलों पर रोक लगा देना। और जो बीटो होता है वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। बीटो पावर जो होता है वो अलग बहुत सारे कैटेगरी का होता है, जैसे एब्सोल्यूट बीटो हो गया, पॉकेट बीटो हो गया, सस्पेंसिव बीटो हो गया, संविधान संशोधन बिल हो गया और मनी बिल हो गया। ये जो मनी बिल और संविधान संशोधन बिल है यह भी एक टाइप का बीटो ही है, ठीक है। यहां लेकिन बात था पॉकेट बीटो के बारे में बात, तो पॉकेट बीटो के बारे में हम लोग फैक्ट लेते हैं। तो पॉकेट बीटो में राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर हामी नहीं भरे और उसे अपने पास रख ले तो वो बिल कभी भी कानून बनकर पास नहीं होता है, मतलब कभी भी वो कानून नहीं बनता है। तो ये होता है पॉकेट बीटो। अभी जो 1986 में जो मैटर हुआ था ज्ञानी जेल सिंह वाला, वो क्या था और ये क्यों इस चीज को रोक लिए थे? तो 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक 1986 पारित किया था। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की। अब क्यों की इसकी आलोचना? क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था, ठीक है। उस समय के जो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद अगले जो राष्ट्रपति आए वो वेंकट रमन आए, उसे पुनः विचार के लिए संसद में लौटा दिए कि इसी पर फिर से विचार किया जाए, तो लौटा दिए। तब तक वह सरकार चली गई, जो पहले सरकार थी वो खत्म हो गए, जिसने विधेयक को पेश नहीं किया, ठीक है। जो वो पुनः विचार के लिए लौटा दिया तब वहां पे नया सरकार आ गया और जो नया सरकार आया वो फिर से वो विधेयक को नहीं लाया, जो कि उससे क्या हुआ कि यह जो आपका वीटो आया, जो आपका ये संशोधन आया था वो संशोधन बन के ही रह गया, ये मतलब विधेयक बन के ही रह गया, कानून ये नहीं बन सका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पॉकेट बीटो के बारे में हमको जानना था। और ये जो ज्ञानी जेल सिंह का जो मैटर हुआ था जो 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन का विधेयक था उसके बारे में जो भी फैक्ट्स था वो आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो सीएफसी का पूरा नाम आप लोग सबको पता होगा, बहुत समझदार लोग आप लोग हैं। तो सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं प्रियॉन गैस, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे ओजोन परत का काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। और इसका जो यूज होता है वो आपका रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, उसके बाद प्रणोदक में किया जाता है, प्रणोदक यानी एयरसोल के अनुप्रयोग में किया जाता है, और आमतौर पे इसका विलायक के रूप में यूज किया जाता है। सीएफसी से आपका ओजोन परत का काफ़ी नुकसान होता है, इसीलिए वर्तमान में इसकी जगह पे एचएफसी यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जा रहा है। ये था आपका सीएफसी के बारे में। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है, स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ये सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट प्रक्षेपण किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा यह किया गया था। और यह रसिया के द्वारा निर्मित धरती का पहला आर्टिफिशियल उपग्रह था जो कि आपका 1957 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करो भाई, शेयर करो, कमेंट करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते। अगर शेयर करते तो मैं व्यूज़ तो देखता ही हूँ। अगर जो आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इतने लोग देख रहे हैं, मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है। लेकिन इतने कम लोग देखते हैं तो काफ़ी बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।